दोस्तों, आज हम एक ऐसी गायिका की बात कर रहे हैं जिसने बचपन से ही सबका मन मोह लिया। मतलब बहुत कम उम्र थी उनकी जब उन्होंने गायकी शुरू की थी। इनकी इतनी मखमली आवाज़ थी कि इन्हें मलिकाए गज़ल के नाम से भी लोग पुकारने लगे थे और लोग उन्हें गज़लों की रानी कहते थे। ये ऐसी गायिका थी जिनकी आवाज़ का जादू सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन में सब जगह लोगों के सर पे चढ़कर बोल रहा था और सारी दुनिया इनकी आवाज़ की दीवानी हो गई थी। हमरी अटरिया पे आओ सवरिया। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। वो हिंदुस्तान की आवाज़ है, एक तरह से शान है, जो गायकी के क्षेत्र में अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। वो जो हम में तुम में करार था। और क्या आप सोच सकते हैं कि इनकी माँ लखनऊ की एक प्रसिद्ध तवायफ थी। जी हाँ, और पिता जाने माने वकील थे और बचपन से उन्हें माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया था। उनका अपनी माँ से बहुत लगाव था। हालात ने दिल तोड़ दिया। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनके अपने खुद के पति ने ही इनके गायन पे पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से बीमार रहने लगी थी। इस बात का उनके दिमाग पर, दिलो दिमाग पर गहरा असर पड़ा था। कौन थी वो मलिकाए गज़ल जो ठुमरी, दादरा और गज़ल सारे गीत बड़े प्यार से मखमली आवाज़ के साथ गाती थी? और क्यों इनके पति ने इन्हें अपने ही घर में कैद करके रखा? जानेंगे बहुत कुछ इनके बारे में। बने रहिए आप हमारे साथ हमारे प्रोग्राम OSM बॉलीवुड में। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान। आज हम जिनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं उनका नाम है वन एंड ओनली बेगम अख्तर। बेगम अख्तर का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद शहर में हुआ था और उनका पूरा नाम अख्तरी बाई फैजाबादी था। अख्तरी बाई फैजाबादी या बेगम अख्तर को बचपन में अख्तरी नाम से ही पुकारा जाता था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इनकी एक जुड़वा बहन भी थी जिसका नाम अनवरी था। वो 3 साल की बहुत कम उम्र में ही चल बसी थी। हालांकि बेगम अख्तर कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं कर पाई और इनकी माँ मुख्तरी बेगम लखनऊ की एक प्रसिद्ध तवायफ थी। बेगम अख्तर के पिता असगर हुसैन जो लखनऊ के एक सम्मानित वकील थे, उनकी परवरिश पूरी तरह से उनकी माँ ने ही की थी। मुख्तरी बेगम अपनी बेटियों के जन्म से कुछ समय पहले ही लखनऊ से फैज़ाबाद चली आई थी। यहाँ वो फैज़ाबाद के गुलाबबाड़ी इलाके में रहने लगी। बेगम अख्तर को बचपन में प्यार से बीबी भी कहा जाता था। अख्तरी को संगीत में गहरी रुचि थी। इनकी माँ मुख्तरी बेगम ने जब अपनी बेटी को संगीत से इतना गहरा लगाव होते देखा तब उन्होंने कच्ची प्रतिभा को तराशने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि इन्हें म्यूजिक की तालीम मिलनी चाहिए। अख्तरी की सफलता में इनकी माँ का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 7 या 8 साल की उम्र में अख्तरी ने सारंगी वादक उस्ताद इमदाद खान से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की। उस्ताद सखावत हुसैन खान जो खुद एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे, उन्होंने पटियाला घराने के उस्ताद अता मोहम्मद खान से अख्तरी को तालीम देने का सुझाव दिया। फिर जब खान साहब ने इनकी रुचि ठुमरी, दादरा और गज़ल गायकी में देखी तो उन्होंने प्रशिक्षित किया, सिखाया। कलकत्ता में उन्होंने मोहम्मद खान, लाहौर के अब्दुल वाहिद खान, उस्ताद झंडे खान से शास्त्रीय संगीत सीखा। 15 साल की छोटी उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। लोग उनकी आवाज़ से बहुत इम्प्रेस हुए थे, दीवाने होने लगे थे। 1930 के दशक में उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने अपनी फिल्मों के लगभग सारे गाने गाए। सत्यजीत रे की फिल्म जल सादर में उन्होंने शास्त्रीय गायिका की भूमिका भी निभाई है। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया जब साल 1934 में कैलकाटा के अल्फ्रेड थिएटर में बिहार भूकंप पीड़ितों के लिए धन जुटाने के लिए एक संगीत समारोह आयोजित किया गया था। उस दिन अख्तरी को भी गाना गाने का मौका मिला। उन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ से वहाँ बैठे सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और ये कार्यक्रम बन गया गज़लों और दादरों का संगीत कार्यक्रम।
ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि अख्तरी की आवाज़ को सुनकर उस ज़माने की मशहूर कवित्री सरोजनी नायडू ने उनकी बहुत प्रशंसा की, जो दर्शकों के बीच बैठी इस कार्यक्रम को देख रही थी। बेगम अख्तर कलकत्ता जाने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति डावाडोल होने लगी थी। उन्होंने तब मेगाफोन म्यूज़िक कंपनी से एक डील साइन की और उनकी पहली रिकॉर्डिंग मेगाफोन रिकॉर्ड कंपनी द्वारा ही की गई थी। उन्होंने फिल्म जवानी का नशा जो 1935 में आई थी, नसीब का चक्कर 1935, इन फिल्मों में उन्होंने अपने सभी गाने खुद गाए हैं। साल 1942 में रिलीज हुई फिल्म रोटी में भी उन्होंने काम किया। आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया वाले मेरी इज्जत को आपकी इज्जत समझते हैं और मैं अपनी इज्जत की मालिक हूँ। इसके बाद अगले 3 सालों तक उनके गाए गज़ल रिकॉर्ड रिलीज होते गए, जिसमें प्रसिद्ध गज़ल दीवाना बनाना है तो दीवाना बना ये खास थी। ये गज़ल एक बड़ी सफल गज़ल साबित हुई। ये गज़ल हिट होने के बाद अख्तरी बाई फैज़ाबाद तुरंत एक सनसनी बन गई लोगों के लिए और वो अब एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी। इनके फैंस इतने सारे हैं, ऐसे ऐसे किस्से हैं जो इस गज़ल को सुनकर सचमुच उनके दीवाने हो गए थे, पागल हो जाते थे लोग इनकी आवाज़ को सुनकर, क्योंकि ऐसी करिश्माई आवाज़ थी। ऐसा कहा जाता है कि लखनऊ में एक आदमी उन पर इतना फिदा हो गया था कि उसने अपने घर के सामने दीवारों पर कोयले से बेगम अख्तर का नाम लिख डाला था। प्रसिद्ध निर्देशक महबूब खान ने उन्हें रोटी फिल्म के लिए संपर्क किया। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1942 में, जिसमें बेगम अख्तर ने 6 गज़लें गाई थी। दुर्भाग्य से निर्माता और निर्देशक के बीच कुछ तनाव हो गया और उसके बाद इसमें से 4 गज़लें हटा दी गई, काट दी। फिल्म को लेकिन सभी लोगों ने बहुत पसंद किया था, बहुत सराहना हुई इसकी। मेरा इरादा मेरी खुशी के साथ है। मैंने अभी कुछ फैसला नहीं किया है। ये वक्त इन बातों का नहीं है। अभी आप साल 1944 में उन्होंने लखनऊ के एक बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से निकाह कर लिया। शुरू में दोनों मतीन मंजिल नाम की एक बिल्डिंग लखनऊ में ही रहते थे। कहा जाता है कि अपनी शादी के बाद बेगम अख्तर को कुछ सालों के लिए घर में कैद करके रख लिया गया था। उनको गज़ल के कार्यक्रमों में जाना बंद करवा दिया गया। बेगम अख्तर के पति नहीं चाहते थे कि वो संगीत कार्यक्रमों में जाएं, गाना गाएं। अपने एक इंटरव्यू में बेगम अख्तर ने अपने पति के बारे में कहा था कि मैंने उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, और बताया कि मुझे किसी भी कार्यक्रम या सभा में जाने की अनुमति नहीं दी थी। ये बिल्कुल ऐसे हो गया कि मछली को जल के बाहर निकाल दिया और तैरने का मौका नहीं मिला। उसके बिना तो मछली मर जाएगी। मैं उन दिनों के दर्द को कभी भूल नहीं सकती। जी हाँ, तुम्हारा ख्याल गलत है, तुम नहीं जा सकती। साल 1948 में बेगम अख्तर के लिए ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ ने 1.5 घंटे का कार्यक्रम रिकॉर्ड किया। रेडियो ने उन्हें एक सम्मानजनक मंच प्रदान किया। देश की आज़ादी के बाद ये राष्ट्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रेडियो जनादेश बन गया। ऑल इंडिया रेडियो की संगीत उत्कृष्टता की प्रेडिंग प्रणाली में उन्हें ए ग्रेड से सम्मानित किया गया, जो हल्के शास्त्रीय संगीतकारों के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, बहुत बड़ा पेशकश है। इस प्रकार उन्हें आकाशवाणी लखनऊ और दिल्ली के माध्यम से संगीत की दुनिया में वापस आने का फिर से मौका मिला और इसमें उनको सफलता हासिल हुई। उनकी आवाज़ पूरे देश में फिर से फैल गई और वो साल 1949 में गायकी की दुनिया में दोबारा वापस लौट आई। बेगम अख्तर को प्रसिद्ध संगीत निर्देशक मदन मोहन ने 2 फिल्मों, दाना पानी जो 1953 और एहसान जो 1954 में आई थी, इसमें गाने के लिए राजी किया। ए इश्क मुझे और तो कुछ याद और हमें दिल में बसा भी लो, ये गाने बहुत ही प्यारे गाने थे, बहुत मधुर थे और सभी को लोगों ने बहुत पसंद किया। सत्यजीत रे की फिल्म जलसाघर में एक शास्त्रीय गायक की भूमिका थी। फिल्म में उनकी 6 गज़लें शामिल थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण 3-4 गज़लों को फिल्मों से हटा दिया गया, जैसा हमने पहले बताया था। उन्होंने एक दिन का बादशाह जो 1933 में आई थी, नल दमयंती, मुमताज़ बेगम, अमीना, नसीब का चक्कर जैसी अन्य कई फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में उन्होंने अपनी मखमली आवाज़ से सबका मन मोह लिया। वो बहुत ही सुंदर गज़ल गायिका थी और उन्हें मलिकाए गज़ल या गज़लों की रानी भी कहा जाता है। उनकी ज़्यादातर रचनाएं ऐसी थी जो वो खुद रचती थी और बहुत सारी रचनाएं जो रागों पर भी आधारित थी। मेरे गम की बेकसी को बेगम अख्तर को बाकायदा मलिकाए गज़ल की उपाधि दी गई। उनकी क्लासिक गज़लों और गीतों में अब के सावन घर आजा,
मोरा बलम परदेसिया, हमारी अटरिया पे आओ, कैसे कटे दिन रतिया, ना नदिया कहे मारे बोल, हमार कही मानो राजा जी, बलमवा, ऐसे ऐसे गाने शामिल हैं। तुम क्या जानो प्रीत, आँखियाँ नींद ना आए, मोरी तोड़ गई आस, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, हमारी अटारी पे आओ, दूर है मंजिल दोनों पे है सदके, दिल की लगी को और दिल की बात, दिल और वो आदि बेशुमार बेशुमार नगमे शामिल हैं। बदनाम मोहे कोई कर देगा जरा उसके बाद साल 1951 में पहला बड़ा सार्वजनिक संगीत कार्यक्रम शंकर लाल महोत्सव दिल्ली में हुआ था। उसी वर्ष बेगम अख्तर की मां मुश्तरी बाई का अचानक निधन हो गया। अपनी मां को खोने के गम में बेगम अख्तर को बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक भावनात्मक दर्द मिला। इससे पहले एक बार अपनी शादी के बाद उन्होंने गाना छोड़ दिया था, लेकिन जब उनकी मां की मौत हुई तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो अपनी माँ की कब्र पर बैठकर घंटों रोती रहती थी, क्योंकि बचपन में उनकी माँ ही थी जिन्होंने उनको समझा था, सपोर्ट किया था, संगीत की बाकायदा तालीम दिलवाई थी। ऐसी माँ मिलना भी किस्मत की बात होती है, और बेगम अख्तर की माँ का जाना उन पर क्या गुजरा होगा हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। खुदा के बाद अगर कोई है, मेरे लिए तो खुदा से बड़ी भी माँ है। साल 1961 में उन्हें अखिल बंगाल संगीत सम्मेलन में बेगम अख्तर को गज़ल कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसे उनके सबसे यादगार प्रदर्शनों में से माना जाता है, जाना जाता है। उसी साल उन्होंने भारतीय उच्चायुक्त के विशेष निमंत्रण पर पाकिस्तान का दौरा किया और कराची में गणतंत्र दिवस का गायन खुद प्रस्तुत किया। साल 1963 में उन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की, जहां राजा ने उन्हें दिल खोल कर इनाम दिए पुरस्कृत किया। साल 1967 में उन्होंने कार्यक्रम करने के लिए एक सोवियत संघ की भी यात्रा की थी। फिर 1969 में गालिब के शताब्दी समारोह में प्रदर्शन बेगम अख्तर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट संगीत कार्यक्रमों में से एक माना जाता है, जहां उन्होंने गालिब की गज़लें और गीतों का रिकॉर्ड जारी किया था। हमारा केश है करके रुसूम। बेहज़ाद लखनवी बेगम अख्तर के सबसे करीबी कवियों में से एक थे, इस हद तक कि उन्होंने उन्हें ध्यान में रखकर कविताएं भी लिखी थी। उनकी कविता दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, जिसने बेगम अख्तर के करियर में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। गालिब, मीर, जिगर, फैज़, कैफ़ी, शकील और शमीम सहित उस दौर के कवि और गज़ल रूप के उस्ताद बेगम अख्तर के पसंदीदा रहे हैं। वो फिराक गोरखपुरी को भी बहुत पसंद करती थी। कहा जाता है कि उनका सबसे चर्चित जुड़ाव रामपुर के नवाब रज़ा अली खान से था, जो साहित्य और संगीत के पारखी थे। ऐसा माना जाता था कि वो अख्तरी से प्यार करते थे। उन्होंने उसे स्थायी रूप से अपने दरबार में रहने के लिए मनाने की भी कोशिश की। हालांकि अख्तरी को एक स्थान पर बांधे रखना कहाँ इतना आसान होता है, और केवल एक श्रोता के लिए गाना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद उन्होंने बिना किसी को बताए रामपुर छोड़ दिया। बेगम अख्तर को उनके बहुत से शिष्य प्यार से अम्मी कहकर बुलाते थे। लखनऊ में रहते हुए उन्होंने अपने शिष्यों को संगीत की शिक्षा देना शुरू कर दिया था। उनकी कुछ प्रिय शिष्यों में से एक शांति हीरनन थी, और उन्होंने बेगम अख्तर के साथ सबसे अधिक समय बिताया। वे व्यवहारिक रूप से लगभग 10 वर्षों तक बेगम अख्तर के साथ रही, जिसके बारे में हीरानंद ने अपनी पुस्तक में विस्तार से लिखा भी है। वो बहुत नॉर्मल तरह से रहती थी, नॉर्मल तरीके से रहती थी, रोज़मर्रा के घरेलू कार्यों में भी शामिल होती थी। बेगम अख्तर के घर में लगभग एक बेटी की तरह उनका रहना हुआ। उनके बाद के छात्रों में प्रमुख रूप से रीता गांगुली और रेखा सूर्य शामिल हैं। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गुरु शिष्य के रूप में पढ़ाने के लिए उन्होंने कभी किसी से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया, कोई पैसा नहीं वसूला। अब तो यही दिल से दुआएं। बेगम अख्तर को गज़ल गायकी और उनके योगदान के कारण मलिकाए गज़ल, गज़ल की रानी माना गया है। साल 1968 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उसके बाद उन्हें 1972 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा विशिष्ट कलाकार पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। मरणोपरांत उन्हें साल 1975 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
दोस्तों सच तो ये है कि बेगम अख्तर की विरासत उनके निधन के 40 साल बाद भी आज भी जीवित है उनकी आवाज़ के ज़रिए। 2005 में उनके सबसे प्रिय शिष्य शांति हीरानंद ने बेगम अख्तर के लिए एक किताब भी लिखी है, स्टोरी ऑफ माय अम्मी, जो अपने गुरु को एक श्रद्धांजलि है। फिर उसके बाद उनकी शिष्या रीता गांगुली द्वारा लिखी गई एक अन्य पुस्तक अ मोहम्मद रेमिनाइजिंग बेगम अख्तर 2008 में ये छपी थी। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक एस कालिदास ने 1994 में एक वृत्त चित्र बनाया और 2009 में उन्होंने बेगम अख्तर लव्स एंड वॉइस नामक एक पुस्तक लिखी। साल 2014 और 15 को बेगम अख्तरी शताब्दी स्मरणोत्सव के आधिकारिक साल के रूप में घोषित किया गया था। शताब्दी वर्ष की घोषणा के बाद से विभिन्न संस्थानों जैसे संगीत नाट्य अकादमी, नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और अन्य देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने बेगम अख्तर के जीवन, कार्य और विरासत पर इस वेब पोर्टल को लॉन्च करने के साथ साथ हैदराबाद, भोपाल और लखनऊ में स्मारक उत्सव भी आयोजित किए हैं। उसके बाद अफसोस वो साल आया, अक्टूबर 1974 को अहमदाबाद में एक संगीत कार्यक्रम में उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई और उनको अस्पताल ले जाना पड़ा और उसके कुछ समय बाद बेगम अख्तर को दिल का दौरा पड़ा और 60 वर्ष की आयु में वो हमें छोड़कर चली गई, उनका निधन हो गया। कहा जाता है कि उन्होंने अपना अंतिम विश्राम स्थल बहुत पहले ही चुन लिया था, क्योंकि अपनी माँ की मौत को वो कभी भूल नहीं पाई। अपनी माँ की ही कब्र के बगल में एक खूबसूरत आम के बगीचे में उन्होंने अपने को दफनाने को कहा। उनके पति अब्बासी साहब सहित कई प्रशंसकों और शिष्यों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। उसकी कब्र पर लिखा है बेगम इश्तियाक अहमद अब्बासी। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप और भी अगर हमसे जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ और बातें करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं फिर मिलूँगा आपसे। दीजिए इजाज़त अपने होस्ट अपने दोस्त अफजल को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।